दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है और इस बात पर यहाँ के लोगों को फक्र भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी आज के बदलते समय में भी क्या सरकार चलाने की सबसे अच्छी नीति है? जब हम चीन और रूस जैसे देशों को देखते हैं तो हमारे मन में सवाल आता ही है कि क्या डेमोक्रेसी से ज्यादा बेहतर कोई भी सिस्टम नहीं है? और अगर ऐसा है तो जो कमियां डेमोक्रेसी के साथ हैं, उनका क्या कभी कोई समाधान नहीं निकल पाएगा? आज हम इसी चीज की पड़ताल करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ क्या परेशानियां हैं। डेमोक्रेसी के साथ पहली परेशानी है वोटर्स। आज हम ये बात मानते हैं कि हर वोटर को समान अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट की एक ही कीमत होनी चाहिए। ये सिस्टम ऐसे समय में तो बहुत अच्छा है जब आपका देश एक स्टेबल दौर से गुजर रहा हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, पड़ोसी देशों से मित्रता हो। लेकिन इसी सिस्टम के साथ परेशानी ये है कि जब देश किसी संकट में होता है तो उसे कुशल लीडर चाहिए होता है। लेकिन कुशल लीडर का चुनाव करना उतना आसान नहीं है। कोई भी आदमी पैसा खर्च करके खुद की ऐसी छवि बना सकता है कि वो सरकार में आने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट्स और पढ़े लिखे लोग ही इस छवि पर उस व्यक्ति की असल काबिलियत देख पाएंगे। अगर वो इंसान एक छलावा निकला तो जिन लोगों को समझ आ रहा है कि वो लीडर देश के लिए अच्छा नहीं है, वो बहुमत के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे और सत्ता एक ऐसे लीडर के हाथ में चली जाएगी जो देश संभालने के काबिल ही नहीं है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इसके एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। पर आज के टाइम में ये कहना सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, ये भी सुनने में अटपटा लगता है। वैसे इसका समाधान बिना लोगों से उनका वोटिंग का हक छीने हुए भी किया जा सकता है। अगर हम चुनाव लड़ने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दें तो आज के वक्त में जहां छोटी से छोटी नौकरी पाने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ही होती है, ऐसे में राजनीति इससे वंचित क्यों रहे? अगर हम लीडर्स की एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस को फिक्स कर दें तो कम से कम हमें ये तसल्ली रहेगी कि जनता जिसे भी चुन रही है वो इस काम को करने में सक्षम है। डेमोक्रेसी के साथ तीसरी परेशानी है फैसले लेने की। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें सबकी राय लेकर फैसला लिया जाता है। संसद में बिलों पर चर्चा होती है, लेकिन उसी के साथ साथ ये पूरी प्रक्रिया काफी वक्त भी ले लेती है और काफी बार तो केवल विरोध करने के लिए ही कई विपक्षी दल सरकार के आगे आ जाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी संकट की घड़ी में सरकार के हाथ बांध सकती है। अब हमें डेमोक्रेसी से जुड़ी परेशानियों का तो पता चल गया, अब इसके समाधान पर चलते हैं। हमारे सामने दो बड़ी परेशानियां थी। पहली थी वोटर्स का जल्दी से किसी लीडर की तरफ आकर्षित हो जाना और दूसरा था लीडर्स का खुद क्वालिफाइड ना होना। इन दोनों ही परेशानियों को सैन्य तानाशाही से सॉल्व किया जा सकता है। इससे एक किस्सा याद आता है कि बांग्लादेश युद्ध के हीरो और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने अपने पास तलब किया और उनसे पूछा कि क्या तुम सैन्य तानाशाही से सरकार के तख्तापलट की सोच रहे हो? इस पर फील्ड मार्शल ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है? इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकते हो। तब मानेकशॉ ने उनसे कहा कि आप मुझे इतना नाकाबिल ना समझें कि मैं नहीं कर सकता, बस मैं करना नहीं चाहता। इस किस्से से हमें पता चलता है कि जो भी सेना से निकलकर तानाशाह होगा, हम ये तो मान ही सकते हैं कि उसे अपने देश से लगाव होगा। साथ ही अगर वो मिलिट्री डिसिप्लिन में रहते हुए इस पद तक पहुंचा है तो हमें उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद भी जो डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बेहतरीन चीज है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी। फिर उस बात को कहने वाले का ज्यादातर लोग समर्थन करते हो या ना करते हो। सैन्य तानाशाही के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होने लगती है और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए ही जी रहे हैं। साथ ही में एक ऐसे देश की डिफेंस फोर्स को इतनी शक्ति दे देना अचानक से देश में एक हिंसक माहौल भी ले आता है। इसीलिए सैन्य तानाशाही तो इसका समाधान नहीं हुआ। अगर हम चीन की तरफ देखें तो वहाँ एक पार्टी सिस्टम है, यानी लीडर हमेशा बदलता रहेगा, पार्टी एक ही रहेगी। ये भी लीडर्स के बीच में एक कंपटीशन पैदा करता है। लेकिन वहाँ भी परेशानी ये है कि लोगों की बोलने की आजादी को दबाया जाता है। साथ ही साथ चीन में इंटरनेट को भी काफी रेस्ट्रिक्टेड तौर पर ही अलाउ किया गया है। फेसबुक और यूट्यूब जैसी साइट्स तो चीन में बैन है, इसीलिए चीन का तरीका भी नहीं अपना सकते। मोनार्की या राजशाही तो कुछ सबसे खराब विकल्पों में से एक होगा। तो क्या आप सिर्फ डेमोक्रेसी बची? नहीं, दो विकल्प लोग और देते हैं, टेक्नोक्रेसी और एपिस्टोक्रेसी। टेक्नोलॉजी फॉलो करने वाली सरकारों में हर काम की जिम्मेदारी उस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स को ही दी जाती है और उन्हें फैसले लेने होते हैं। यानी शिक्षा पर केवल वो आदमी फैसला ले पाएगा जो शिक्षा प्रणाली को अच्छे से जानता हो सकता है ऐसा कोई आदमी जिसने सरकारी किताबें लिखी हो, बहुत साल उस देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया हो। इससे एक फायदा यह है कि ऐसे लोग इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे जो वाकई अच्छी, न कि सिर्फ जनता को लुभाने और उनके वोट के लिए बनी हो। अगर टेक्नोक्रेसी किसी देश का हिस्सा है तो फिर एपिस्टोक्रेसी भी वहां आई जाएगी। अब बताते हैं एपिस्टोक्रेसी क्या है। ग्रीस के राइटर प्लेटो ने सबसे पहले इस तरह की सरकार को भविष्य की सरकार कहा था, जहां पर सिर्फ कुछ पढ़े लिखे और दार्शनिक लोगों के हाथ में सत्ता होगी। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि राजा केवल वो होना चाहिए जिसमें गंभीर चिंतन की क्षमता हो
लड़ने के लिए उसके पास सैनिक हैं, उन सैनिकों को कमांड करने के लिए उसके पास सेनापति है। तो असल मायनों में राजा का काम सिर्फ अच्छे सेनापति और मंत्री नियुक्त करना है। ये सिस्टम सुनने में तो बुरा नहीं लगता, लेकिन इस सिस्टम में भी ये परेशानी है कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा ज्ञान सच्चा है। मध्यम काल में जब चर्च का राज था, तब चर्च के लोगों को सबसे ज्यादा समझदार लोगों में से एक माना जाता था, इसीलिए उनके हाथ में सत्ता थी। लेकिन इसी चर्च ने कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों पर सिर्फ इसलिए मुकदमा चला दिया क्योंकि इसने लोगों से कहा था कि धरती गोल है, सपाट नहीं है। आज हम सब जानते हैं कि क्या सही था। आज भी आप किसी एक्सपर्ट की नॉलेज पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते और यही कारण है कि टेक्नोक्रेसी भी कई जगहों पर फेल कर जाती है। इन सब चीजों पर नजर डालने के बाद अब हमारी तीसरी परेशानी की तरफ आते हैं, जो थी फैसलों में देरी करना। आपने देखा ही कि कैसे सैन्य तानाशाही, राजशाही और टेक्नोक्रेसी, इन तीनों ही सिस्टम में फैसले लेने के लिए जाने वाला वक्त काफी कम है, लेकिन ये तीनों ही सिस्टम आगे जाकर कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। वहीं डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तौर से जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें एक्सपर्ट्स, जनता और भविष्य का सोचकर फैसले लिए जाते हैं। किसी देश को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला तानाशाही में बहुत आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन एक डेमोक्रेसी है जिसमें सबकी राय पूछी जाएगी, फिर सबके इनपुट्स भी आएंगे कि न्यूक्लियर पावर बनकर वो देश किन देशों को नाराज कर सकता है, कौन से उसके नए मित्र होंगे, क्या आर्थिक तौर पर उन्हें इससे कोई नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। यानी डेमोक्रेसी में फैसले लेने में देर तो लगती है, लेकिन वो फैसला ज्यादा गहरी सोच से निकलता है। अगर किसी डेमोक्रेसी में बिल लाकर संसद में चर्चा की जा रही है तो ज्यादातर बिलों पर लोग अच्छी डिस्कशन करते हैं और इस बीच कुछ बिल ऐसे भी निकल आते हैं जिन पर सरकार या विपक्ष को अपनी राजनीति चमकानी है। तो खैर कोई बात नहीं, जनता वो भी धीरे धीरे समझ जाएगी। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, एक देश को चलाने के सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।